जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के जो अपडेट हैं, 2-3 अपडेट हैं जो इस समय बहुत चर्चा में चल रहे हैं। उन्हीं के बारे में आइए आज शुरू करते हैं आप लोगों से चर्चा। तो पहला तो ये है कि अभी गुजरात में जो है ये चर्चा में आया था कि अभी इस समय थोड़े ही दिन या 3 या 4 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पर गुजरात के जो है शासन में गुजरात के शासन वहाँ पर जो है लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम हुआ था, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, तो ये देखिए, लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम ये हुआ था, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि स्पॉटलाइट कार्यक्रम जो है कौन से मंत्रालय से संबंधित है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात के शासन गिर में। गिर एक पता ही है आप लोगों को, लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया था यहाँ पर। ये जो है मेनली है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है यानी IBCA, उस सम्मेलन से पूर्व ये आयोजित किया गया था। ये एक स्पेसिफिक प्रजाति केंद्रित होती है, यानी किसी एक प्रजाति के केंद्र में रख करके इसको आयोजित किया जाता है, और IBCA सम्मेलन से पूर्व किया गया है, जो कि भी 2026 में होने वाला है। अब इसमें क्या था, इसके तहत भारत में पाई जाने वाली प्रमुख बिग कैट प्रजातियाँ, भारत में कौन कौन सी बिग कैट प्रजातियाँ हैं, आगे देखते हैं। जैसे कौन कौन सी है? शेर और बाघ, तेंदुआ, ये IBCA के तहत हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। इस पर विषय आधारित विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं बिग कैट प्रजातियों के बारे में। तो इसका उद्देश्य देख लेते क्या है, जो कि IBCA से पूर्व ही, यानी ये कब लाया गया था? यानी कि IBCA जो सम्मेलन है 2026, उसके पूर्व ही इसको जो है लाया गया था, और ये मेनली प्रजाति केंद्रित होती है, यानी किसी एक प्रजाति को केंद्र में रख कर लाया जाता है। जब भी होगा ये स्पेसिफिक प्रजाति को ही लेकर किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दुनिया भर में शेरों के सिकुड़ते आवास, यानी यहाँ पर बात की जा रही है जो उनके आवास प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है, एशियाई शेरों की, और घटती आबादी, उनकी आबादी क्यों घट रही है और उनके आवास प्रतिरूप में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए इसको लाया गया। फिर भारत के सफल गिर संरक्षण मॉडल, यानी कि जो भारत का जो गिर संरक्षण मॉडल है जो कि सफल भी है, उसकी उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, और प्रोजेक्ट लायन की उपलब्धियाँ, यानी कि जो भारत के 2 मॉडल हैं, कौन कौन से मॉडल हैं देख लेते हैं। भारत के 2 मॉडल हैं, जो कि पहला कौन सा है? गिर संरक्षण मॉडल है एक, और दूसरा है प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया था, उसकी जो है उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। फिर इसके साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, मानव वन्यजीव संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आवास के दबाव और आनुवंशिक रोगों जैसी उभरती समस्याओं के लिए रणनीतियाँ बनाना। इन सभी के लिए जो है ये IBCA 2026 सम्मेलन के पूर्व में ही इसका जो है बैठक बुलाई गई थी। अब इसका आयोजन देखिए सौराष्ट्र, गुजरात के शासन गिर में किया गया था, जो एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही एक प्राकृतिक आवास है दुनिया में जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। इस अवसर पर वैश्विक हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए एक विशेष लायन कंजर्वेशन ब्रोशर दस्तावेजीकरण लॉन्च किया गया था। मान लीजिए आ जाता है आप लोगों की जो है लायन कंजर्वेशन ब्रोशर क्या है, तो ये एक दस्तावेजीकरण है जो कि जो है गुजरात के शासन में लॉन्च किया गया था। इसको क्लीन कर देते हैं। तो
आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 से रिलेटेड है। अभी ये रिपोर्ट ने मतलब इस रिपोर्ट ने अपना जो है इंडेक्स जो है जारी किया है, तो उसमें देखते हैं भारत की स्थिति। मेनली हम लोग देखते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इस समय भारत की क्या स्थिति है। तो अब जो जारी हुआ है 2026 का अपडेट, उसमें जो है भारतीय पासपोर्ट 78वें स्थान पर पहुंच गया है। और ये वर्ष के आरंभ में भारतीय पासपोर्ट 75 यानी वर्ष जो 2026 के शुरुआती वर्ष में 75वें स्थान पर था, लेकिन जब अभी अपडेट आया है मई में, तब ये जो है 78वें स्थान पर पहुंच गया है। जो कि ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अन्य देशों की जो नीतिगत बदलाव होते हैं, जो मतलब अपने पासपोर्ट के लेकर, उसकी वजह से इसका रैंकिंग में गिरावट आई है, थोड़ा 78वें स्थान पर पहुंच गया। अब इसमें मूल्यांकन का दायरा क्या होता है? जैसे इसका किसी भी देश के इंडेक्स का पासपोर्ट का जो है मूल्यांकन कैसे होता है जब इंडेक्स मिला, तो इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्यों को शामिल किया जाता है। इसी के आधार पर जो है मेनली मूल्यांकन किया जाता है संबंधित देश के पासपोर्ट का। तो आइए आगे देख लेते हैं ये कि भाई हमने भारत की रैंकिंग तो जान ली कि भारत की रैंकिंग कितनी है। भारत की रैंकिंग 78वीं है। लेकिन पहला स्थान किसका है? पहला स्थान जो है ये देखिए सिंगापुर का है। 192 देशों में वीजा मुक्त गंतव्य स्थान पर जा सकता है, 192 देशों में। फिर भारत अपने अधिकांश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में, यानी कि जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया, उसमें जो और भी कंट्री हैं उनकी तुलना में भारत की स्थिति जो है बेहतर है। तब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं दक्षिण एशिया में जिनसे भारत की स्थिति बेहतर है। हम लोग तो खास करके दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो हमेशा ज़्यादातर तुलना तो चाइना और पाकिस्तान से ही देखते हैं। देख लेते हैं तो मालदीव 49वें स्थान पर है, चीन 56वें स्थान पर है, बांग्लादेश 95वें स्थान पर है, और बात रही पड़ोसी देश जिसको आप लोग ढूंढ ही रहे होंगे शायद, पाकिस्तान 98वें स्थान पर है। तो भारतीय पासपोर्ट धारक वर्तमान में विश्व के 56 गंतव्यों पर, यानी भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वो इस समय 56 गंतव्यों में जा सकते हैं बिना पूर्व वीजा के। यानी कि उन लोगों को वीजा वीजा मुक्त होता है, या तो अगर वीजा मिलेगा तो वीजा ऑन अराइवल होता है, जैसे अमूमन दुबई वगैरह में भी होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ईटीए के माध्यम से जो है उनको वीजा मिल जाता है। तो ये है भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में जो आया था। भारत का पासपोर्ट 2026 में बड़ा धमाका। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 78वें स्थान पर है। 56 देशों में वीजा फ्री एंट्री है भारतीय लोगों की। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी एक प्रजाति खोजी गई है, उसी के बारे में है। तो ये प्रजाति किसने खोजा है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बिहार की कैमूर पहाड़ियों में एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। ये देखिए यूबेला फेरिस झूमा, इसकी खोज की है। यूबेला फेरिस झूमा, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को इसमें घोंच पहुँच ना हो जाए। यूबेला फेरिस झूमा की खोज की है, जो राज्य में पाया जाने वाला पहला तेंदुआ गेको है। इसे तेंदुआ गेको भी कहा जाता है। खोज स्थल यह प्रजाति बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बाहरी इलाकों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों और चट्टानी जो पहाड़ियों के बीच में खोजी गई है। इसमें वैज्ञानिक टीम में कौन कौन देख लेते हैं, मतलब कौन कौन था खोजकर्ता में? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण था, भारतीय वन्यजीव संस्थान था, रेवेनशा विश्वविद्यालय और फकीर मोहन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शामिल थे। अब इसकी संरक्षण स्थिति की बात करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है खोज हुई, इसकी संरक्षण स्थिति क्या होगी? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। इसमें मुख्य चुनौतियाँ क्या है? अवैध अंतर्राष्ट्रीय पालतू पशु व्यापार, कृषि विस्तार और प्राकृतिक आवास का विनाश, ये सब मुख्य इसकी चुनौतियाँ हैं।
इसकी चुनौतियों की बात करते हैं तो अवैध अंतर्राष्ट्रीय पालतू पशु व्यापार है, प्लस कृषि विस्तार और प्राकृतिक आवास का विनाश। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कृषि का विस्तार करना है तो जंगलों को काटना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उसकी प्राकृतिक आवास का विनाश भी होगा। तब अभी देखिए भोजशाला विवाद चल रहा है, चर्चा में था, इसीलिए इसको हम लोग आप लोगों से हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, भोजशाला परिसर विवाद क्या था? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो इंदौर की खंडपीठ है, यानी कि उसमें जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी, इन्होंने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर पर ऐतिहासिक निर्णय लिया। ये कहाँ पर है? पहली बात तो ये है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें आता है। इसी ने फैसला भी लिया है कि इसकी बेंच ने लिया है, वो बेंच जो है इंदौर में है। उन्होंने इस पर निर्णय लिया, तो क्या न्यायालय ने कहा है, तो आइए देख लेते हैं। न्यायालय ने भोजशाला परिसर को मूल रूप से वाग्देवी, यानी कि इस पर विवाद चल रहा था, इसमें मतलब अभी तक तो जो इसमें ये था कि मंगलवार के दिन मेनली इसमें जो है हिंदू लोग पूजा पाठ करते थे, और शुक्रवार को जो है जुम्मे की नमाज जो है मुस्लिम समुदाय को लोग यहाँ पर करते थे। तो अब इस पर जो है पूरी तरीके से हिंदुओं को अधिकार दे दिया गया है पूजा पाठ करने के लिए। तो इसमें देखिए उसी की बात की जा रही है कि इसमें क्या, देखिए न्यायालय ने भोजशाला परिसर को मूल रूप से वाग्देवी यानी कि माँ सरस्वती का मंदिर घोषित किया है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष को परिसर में नियमित निर्बाध पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिल गया है। अभी तक तो इसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, तो यहाँ वही बात की जा रही है। फिर धार्मिक चरित्र का निर्धारण इसमें कैसे होता है, कैसे हुआ? तो इसमें ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखा गया, साहित्यिक अभिलेखों और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर कोर्ट ने माना कि यह संरचना राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला और वाग्देवी का मंदिर यहाँ पर है। यानी कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाए गए उनके आधार पर जो है निर्णय किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर लेते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में देखिए 2000 से अधिक पृष्ठों की इस रिपोर्ट में परिसर में, यहाँ से जो परिसर है वहाँ से सनातन धर्म से जुड़े कई सिक्के मिले, शिलालेख मिले, भगवान गणेश, ब्रह्मा इत्यादि नरसिंह की खंडित मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो इसी के तहत इसका निर्णय दिया। बाकी ये सब और भी डिटेल है इसमें देखिए, जैसे हमने आप लोगों से बता दें कि मंगलवार को पूजा करते हैं हिंदू, मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ते थे, जो भी सब चीज़ें खारिज कर दी गई हैं। अब तो मान लीजिए ये निर्णय लिया गया भोजशाला परिसर से रिलेटेड। अब यहाँ की जो मूर्ति है वो लंदन के जो है म्यूजियम में रखी गई है, वहाँ से इसको वापस लाने की बात भी की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार से कहा गया है कि कोई उचित नीतिगत कदम उठाएं मूर्तियों को वापस लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जो है बता दे रहे हैं आप लोगों को, एजुकेशन अड्डा विद वी के साथ, और इसी नाम से हमारा जो है ये यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, जहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश क्लास की ये जो भी पीपीटी दिखाए हैं आप लोगों को, ये वहाँ पर मिल जाएगी। करंट अफेयर अपडेट के नाम से है ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।